पता है, ये एक मेरा मूल मंत्र रहा था जब मैं कोटा एलन में गया था, 1 साल के लिए गया था। आपको इन सब पे ध्यान देना और एटलीस्ट 1 मंथ इन्वेस्ट करना है। 1 मंथ इन्वेस्ट करो यार। तुम्हें लगता होगा ये बेसिक सी चीजें मैं इसको 3 दिन के अंदर ही खत्म कर दूंगा। नहीं भाई, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि पढ़ाई तो बहुत करते होंगे लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट या नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आपके कुछ बैचमेट या क्लासमेट्स ऐसे होंगे जो कि उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो आपने कभी इस बात पर गौर किया है? इस बारे में कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षद कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और जिस हिसाब से मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ स्टूडेंट कम मेहनत करके भी सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर क्या ऐसी यूनिक पॉइंट होती है? तो बात ये आती है ना यार, उनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। वो कम मेहनत करते हैं ना, लेकिन वो स्ट्रेटजी वाइज या प्लान वाइज मेहनत करते हैं कि किस चीज में हमें टाइम देना है, किस चीज में नहीं टाइम देना है, क्या बुक्स फॉलो करनी है, क्या चीज फॉलो नहीं करनी है। तुम्हारे पास क्लियर कट आइडिया होना चाहिए किस मंथ में हमें कौन सा चैप्टर खत्म करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता ना, वो रैंडमाइज्ड कुछ भी पढ़ते रहते होगे। तुमने खुद गौर किया होगा, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो तुमने पूरी साल अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। जब मन में आया कुछ पढ़ लिया, यूट्यूब से लेक्चर देख लिया या कोई ऐप से देख लिया, कोई बीच की 3-4 क्लास छूट गई तो उस चैप्टर को ही छोड़ दिया। तो आपको रैंडम कभी नहीं पढ़ना होता है। आपको डिसाइड करना होता है इस मंथ के अंदर ये चैप्टर खत्म करना है, इस वीक के अंदर इतने क्वेश्चंस लगाने। आपको हर चीज डिसाइडेड होना चाहिए। और अगर आपके पास वो प्लान नहीं है तो आप चाहे कितनी मेहनत कर क्यों ना कर दो यार, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। अगर आप बिना प्लान के अगर 16 घंटे ही पढ़ रहे हो ना डेली के, तब भी आप मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते। ये बात फैक्ट है और ये मैं बार बार बोल सकता हूं। और इसी कारण से नीट में ड्रॉपर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी वो लोग ड्रॉप लेते ही जाते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं 1 साल के अंदर नीट को क्रैक किया था, वो भी एम्स में पहुंचा था, और वही बस एक ही स्ट्रेटजी थी, और वो स्ट्रेटजी यही थी जो मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वही आज वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट रोड मैप या प्लान लेके आया हूं नीट 2025 के लिए, और जो तुम्हें बिल्कुल सिर्फ देखना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को मिस कर देते हो तो शायद हो सकता है कि तुम्हें अगले साल ड्रॉप लेना पड़ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ट्राई करना वीडियो को एक एक पार्ट को देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो इसी के साथ लेट्स ट्राई स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात ये आती है कि 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट। सबसे पहले इस बात को दिमाग में रख लो कि 1 साल बहुत ज्यादा होता है। तुम अगर 1 साल ढंग से पढ़ाई कर लेते हो ना यार, तो तुम्हारा जरूर से हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी 1 साल के अंदर किया था, और मैंने 1 साल के अंदर एम्स को क्रैक किया था, वही कुछ स्पेसिफिक चीजें करके। तो स्पेसिफिक चीज क्या है वो बताने वाला हूं, तो तुम भी जरूर से कर सकते हो। और देखो यार, एक चीज होती है एम्स दिल्ली। अगर तुमको एम्स दिल्ली को पाना है और एम्स दिल्ली से बोला अफेक्शन चाहिए वो, तो जिस हिसाब से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि रिलेशनशिप में हमें कोई लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, तो तुम उस हिसाब से अपना मेहनत करते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो, अपनी फिजिक्स पे ध्यान देते हो। तो उस हिसाब से अगर तुम्हें एम्स दिल्ली चाहिए, अगर वो भी तुम्हारे लिए एक रिलेशनशिप की तरह है यार, एक गर्ल की तरह है, तुम मान के चलो, या बॉय की तरह है, तो तुमको उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर तुम अपने उसमें फिजिक्स पे ध्यान दे रहे हो, तो अगर एम्स दिल्ली के लिए तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करो, थोड़ा हार्ड वर्किंग बनो, थोड़ा स्मार्ट वर्किंग बनो। तो इस हिसाब से तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है अगर आपको वो चीज चाहिए होती है। तो इसी के साथ सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अपना टारगेट टाइम डिसाइड कर लो कि आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम मई 2025 में हो रहा है तो आप अपना सिलेबस अप्रैल में कंप्लीट करो। नहीं, अप्रैल में अगर कर लोगे तो फिर मॉक टेस्ट कब दोगे और रिवीजन कब देगो? और मैंने ये बात 1000 बार बोल चुका हूं अपनी वीडियो में, अगर तुम मॉक टेस्ट और रिवीजन नहीं देते हो ना, तब तुम्हारा नीट तो कभी नहीं हो सकता। ये कुछ चीजें होती है कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो नीट कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए रिवीजन और मॉक टेस्ट मस्ट है, और इसलिए तुम्हें 2 मंथ रिवीजन को देना है, फरवरी और मार्च, और 1 मंथ देना है मॉक टेस्ट के लिए, जो कि होगा अप्रैल का। तो इसके लिए तुम्हें सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है? तुम्हें सिलेबस जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जनवरी 2025 तक सिलेबस कर ही लेना। और इसके लिए तुम्हें एक गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी पड़ेगी। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते तुम कोई रैंडम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, और अगर तुम वहां पे सिलेबस लेट से कंप्लीट होता है तो तुम्हारी मतलब फिर से पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से रखना। कोई अच्छा कोचिंग ज्वाइन करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऐसा अब रुकने का कोई मतलब बन नहीं रहा। नीट एग्जाम बीते हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो रिलीज की थी उसमें मैंने बोला था कि तुम एक वीक तक अपने आप को टाइम दो, सोचो, रेस्ट करो, जो गलतियां हुई उसको लिखो, इंप्रूव करो, और मतलब आगे बढ़ो। अब अगर तुम रुक रहे हो और सोच रहे हो कि और रेस्ट कर लेता हूं, तो उस चीज का लिटरली यार कोई सेंस नहीं बनाता। अब जितना रेस्ट करना था कर चुके। अगर अब तुम अभी भी रेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो ये बस एक्सक्यूजेस है कि तुम बस पढ़ना नहीं चाहते। तो यार ऐसा कोई मतलब है नहीं, फिर एग्जाम ही मत दो। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो एग्जाम ही मत दो, छोड़ दो नीट एग्जाम। ये हलवा नहीं है कि तुम आके निकाल जाओगे, क्योंकि डॉक्टर बनने में यार मेहनत लगती है। फिर एमबीबीएस में भी आके तुम्हें लड़ना पड़ेगा। 6-6 8-8 घंटे की क्लास होती है, वो करना उतना आसान
नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, या तो ऑनलाइन क्लास या तो ऑफलाइन क्लास। और हाँ, एक और चीज़, अगर तुम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं हो ना, तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेज मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है वो ऑनलाइन क्लास कर तो लेते हैं लेकिन डिसिप्लिन है नहीं, घर पे पेरेंट्स उतना ध्यान देते नहीं है और वो खुद ही ध्यान नहीं देते, तो उनका क्या होगा। तो अगर तुम एक डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन ही बेस्ट है, तुम ऑफलाइन को ही ज्वाइन करना है। एक बात फिर से बोल रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, फॉलो कोचिंग शेड्यूल केयरफुली। अपने कोचिंग में जो भी चीजें बताई जाती है उसको एकदम ध्यान से फॉलो करो, उस पर बिल्कुल पूरी तरह से उतरो। मतलब ऐसा नहीं करो कि तुम बैकलॉग मत कभी क्रिएट होने दो। ट्राई नॉट टू मिस एनी लेक्चर, चाहे कुछ भी हो जाए अपना लेक्चर मत मिस करना। यू ऑल्सो फील मेन प्रॉब्लम इज बैकलॉग फॉर्मेशन। तुमने ये जरूर फील किया होगा अपने मतलब प्रीवियस ईयर में, अगर तुम ड्रॉपर्स हो ये तुमसे बैकलॉग बन जाते हैं। तुम 1-2 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन तीसरे महीने में क्या होता है, क्लास करने का मन नहीं करता है। आइदर ऑफ एनीथिंग, लाइक तुम्हें रिलेशनशिप में आ गए हो, या तुम फ्रेंडशिप में आ गए हो, तुम्हें घूमने का मन कर रहा है, या तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन तुम क्लास छोड़ने लगते हो। और क्लास एक बार अगर क्लास छूट गई ना यार, तो फिर आगे मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास नहीं छोड़ना है। पता ये एक मेरा मूल मंत्र रहा था जब मैं कोटा एलन में गया था, 1 साल के लिए गया था, लेकिन 1 साल के अंदर मैंने ये सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है। तुम विश्वास नहीं करोगे यार, एक दिन मेरा जो फीवर था, मतलब उस दिन टेम्परेचर मेरा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तब भी मैं उस दिन एलन की क्लास करने गया था। तो उस लेवल पे तुम्हें डेडिकेशन चाहिए होता है। तुम्हें लगता हो यार कि इधर मतलब थोड़ा बहुत है, थोड़ा दोस्त के साथ घूमना है तो क्लास छोड़ देते हैं यार, तो ऐसे नहीं हो पाता। होगा, हो सकता है हो जाए, तुम्हारा 4 साल 5 साल लगेगा, तो फिर उस चीज का क्या सेंस बनता है। अगर तुम्हें 1 साल के अंदर करना है ना यार, तो कुछ ऐसी पागलपंती वाली चीजें या फिर कुछ ऐसा डेडिकेशन लाना पड़ता है अपने अंदर। और अगर एक और पॉइंट, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, और या तुम्हारी फिजिक्स बहुत वीक है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। क्योंकि अगर फिर से तुम इस बार बहुत हाई लेवल करने चले जाओगे, फिर से तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर तुम डिप्रेस हो जाओगे, बोले भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिजिक्स टफ हो गई, और फिर तुम उसको छोड़ दोगे, और छोड़ के तुम सोचोगे मैं उसको लास्ट टाइम कर दूंगा, और लास्ट टाइम तो चीजें कभी होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हारा कोई चीज बहुत वीक है तो तुम स्टार्टिंग पर उससे ध्यान दो, और सबसे पहले बेसिक्स को कंप्लीट करो। लाइक फिजिक्स वीक है तो वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक कैलकुलेशन भी लोगों को नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी आप टाइम लगाते हैं। आपको इन सब पे ध्यान देना और एटलीस्ट 1 मंथ इन्वेस्ट करना है। 1 मंथ इन्वेस्ट करो यार। तुम्हें लगता होगा ये बेसिक सी चीजें मैं इसको 3 दिन के अंदर ही खत्म कर दूंगा, नहीं भाई, ये मेन चीज है। अगर ये तुम्हें नहीं आती ना, तो तुम पूरे साल फिजिक्स में उलझते रहोगे। ये तो फिजिक्स का बस एग्जाम्पल था, और भी कई सारी चीजें हैं। और गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली, और हमेशा मॉक टेस्ट देते रहो। आप में से लोग कमेंट करते हैं कि जो पिछले साल आपने कितनी मॉक टेस्ट दिए थे, और नीचे कमेंट में सेक्शन में डालना कि आपने पिछले साल कितना मॉक टेस्ट दिया था। और डोंट बिकम दैट स्टूडेंट हु ओनली गिव मॉक टेस्ट एट लास्ट मंथ। वो स्टूडेंट कभी मत बनना जो बस लास्ट के टाइम पर ही मॉक टेस्ट देता है। नहीं, आपको क्या करना है ना, आपको हमेशा ही मतलब मॉक टेस्ट देते रहना है। और अगर आप ऑनलाइन किसी जगह से प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज मस्ट ज्वाइन एनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज टू गेट इन्वायरमेंट। तुम्हें एक टेस्ट का एनवायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पक्का से यार तुम कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेना अगर तुम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो। और एक और चीज आती है, फॉलो राइट रिसोर्स या राइट बुक्स या नोट्स। राइट रिसोर्स का मतलब तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली बात हो गई, कोई ऑथराइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना। और बुक्स में बात की जाए तो एनसीईआरटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए, लेकिन मेनली तुम्हें करनी है बायो और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए बिल्कुल छोड़ सकते हो। और बुक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो एमटीजी फिंगर टिप्स, बायोलॉजी के लिए भी केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए ऑर्डर कर लेना यार, बहुत ही शानदार बुक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिजिक्स के लिए अगर तुम्हें एक्स्ट्रा करना है, वैसे मैं करने को भी एडवाइस करूंगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स में काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन तब भी आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास बहुत टाइम है या मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब तुम डीसी पांडे का यूज कर सकते हो फिजिक्स के लिए। और उसके अलावा मॉड्यूल और पीवाईक्यू तो ये मस्ट है, मॉड्यूल पीवाईक्यू मस्ट है, एमटीजी फिंगर टिप्स मस्ट है, एनसीईआरटी तो तुम्हें पता ही यार। और डीसी पांडे वाली चीजें वो थोड़ी सी एडिशनल हो गई, अगर तुम्हें 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तब तुम उसे ट्राई कर सकते हो। अब एक होती है कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें ये बिल्कुल से करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम ये बात तुमने खुद फील किया होगा कि पिछले साल तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद उतनी ना की हो, बस लेक्चर देख लेते थे और सोचते थे मुझे चीजें आ गई, लेकिन अगर लेक्चर देखने से बस सिलेक्शन हो जाता ना यार, तो शायद अभी लाखों लोग का सिलेक्शन हो चुका होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस करने के लिए टारगेट बना लो, इतना तो करना ही है। लाइक बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन का, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन और फिजिक्स में 100 क्वेश्चन। क्योंकि तुम ड्रॉप आउट हो तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम इतने क्वेश्चन तो करोगे, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम चीजें पहले से आती होगी। बायोलॉजी में तुमने पहले से चीजें पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी कुछ कुछ चीजें आती होगी ना। अगर तुम्हारे नंबर 500 550 इस बार आए हैं तो मतलब मैं बिल्कुल कहता हूं तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, थ्योरी कम पढ़ोगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसके नंबर 200 300 आए हैं, तब तुम थोड़ा सा थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना और प्रैक्टिस कम भी कर दोगे, क्वेश्चन का अमाउंट कम भी कर दोगे, तब भी चल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, मैं इस चीज को मानता हूं। इससे कम तो नहीं हो पाएगा, 4 घंटे ही मान लो, 4 घंटे इसमें लग गए। और तुमको एक रिवीजन की भी हैबिट बनानी है, डेली रिवाइज करना है। कौन सा
किस चीज का रिवाइज करना, जो चीजें पहले हो चुकी है। जैसे अगर 1 महीने बीत गए कोई चैप्टर का पढ़ा हुआ, तो जो चैप्टर तुमने 1 महीने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन, फिर उसका 2 महीने बाद रिवीजन, फिर 3 महीने बाद रिवीजन, इस तरह से एक रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाना है। और रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे, तो मान लो 2 घंटे लग गए, तो 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, 2 घंटे रिवीजन में, टोटल कितने हो गए तुम्हारे, 6 घंटे हो गए ना। देखो अब टाइम डिवीजन, बहुत बोलते हैं भैया टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम नहीं है हमारे पास, पढ़े कैसे, इतना सारा चीज कैसे पढ़े, 1 साल के अंदर कैसे होगा। तो वही मैंने कहा ना यार, प्लान बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हें प्लान बनाना आता है ना यार, तो टाइम भरपूर है, तुम्हें बस टाइम का यूज करना है। तो देखो यार, तुम्हारे पास 6 घंटे की क्लास होती होगी, आई डोंट थिंक कि 6 घंटे से ज्यादा किसी क्लास होती, 6 अगर हटा दो 7 घंटे की भी होती होगी, उसके बाद तुम 8 घंटे की नींद ले रहे हो, 8 घंटे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होते हैं, तुम इस टाइम पर 6 घंटे लेने चाहिए। तो ये दोनों तो मेंटेन कर सकते हो। अगर क्लास अगर 7-8 घंटे की हो रही है, तो स्लीप को 6 घंटे कर देना, थोड़ा तो बैलेंस करना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हें 6 घंटे किस पे देना है, रिवीजन पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जैसे मैंने बताया, रिवीजन को कितना टाइम, 2 घंटे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को कितना टाइम, 4 घंटे। तो टोटल हो गया 8 से 14, 14 से 20, 20 घंटे में तब भी सब कुछ कंप्लीट है, और तुम्हारे पास अभी भी 4 घंटे बच रहा है, और तुम इसमें सब कुछ कर सकते हो। थोड़ा फ्रेश होना, खाना खाना, दोस्तों से बात करना, घर पे बात करना, उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है। तो देखो टाइम होता है, बस तुम्हें टाइम को सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो बस और बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा बस भैया क्या इतना करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो हाँ भाई हो जाएगा, तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो तो करो। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली, 1-2 महीने करेंगे और उसके बाद बोलेंगे हो नहीं रहा। जैसा मैंने तुम्हें बताया ही, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तुम बोलोगे भैया रिलेशनशिप इशू आ गई, फैमिली इशू आ गई, हेल्थ इशू आ गई। लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये सारी चीजें एक्सक्यूजेज है। तुम्हें ऐसा लगता होगा क्या मेरे साथ फैमिली इशू नहीं आई, यार मेरे साथ भी आई थी, मेरे साथ हेल्थ इशू नहीं आई, मेरे साथ भी हेल्थ इशू आई थी, मेरे साथ रिलेशनशिप इशू नहीं थे, सारे इश्यूज मेरे साथ भी थे। लेकिन आपको उससे ओवरकम करना आना चाहिए। अगर आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो बस इश्यूज से आपको ओवरकम करना है, और तब लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेगी यार, उससे जस्ट ओवरकम करो और जस्ट आगे बढ़ते जाओ, और सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो आई होप कि इस वीडियो से तुमको काफी कुछ सीखने को मिला होगा यार। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे तुम्हें इस पूरी नीट 2025 की जर्नी में एक बहुत बड़ा बूस्टअप हेल्प मिले। और उसके साथ ही अगली वीडियो में फिजिक्स पे लाने वाला हूं, तो जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि मेरी फिजिक्स काफी ज्यादा वीक है, तो वो मतलब उस वीडियो को जरूर से देखना। तब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, बाय।